जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बिखरे हुए रिश्तों की यादें। दोस्तों, क्या कोई बेटा इतना निर्दयी भी हो सकता है कि जिस माँ ने उसे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया हो, उसी बूढ़ी माँ को अनजान शहर में मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए धोखे से छोड़कर चला जाए। दोस्तों, आज की ये कहानी बेटे के धोखे और माँ के बलिदान पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सालासर मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे कई दिनों से एक बूढ़ी अम्मा ने अपना बसेरा बना रखा था। देखने में वह किसी अच्छे घराने की लग रही थी। चेहरे पर लटकती झुर्रियाँ, गड्ढे में धसी हुई आंखें, मोतियों से चमकते सफ़ेद बाल उनकी उम्र को बयान कर रही थी। जगह जगह से फटी हुई साड़ी, एक पतला सा कंबल लिए उस पेड़ के नीचे रहा करती थी। आज लगभग उन्हें यहाँ रहते रहते 15 से 20 दिन हो चुके थे। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालु उन्हें थोड़ा बहुत प्रसाद खाना दे जाया करते थे। उसी से उन बूढ़ी अम्मा का गुजारा चल रहा था। किशन एक बहुत ही शांत स्वभाव का, दूसरों पर दया दिखाने वाला एक भला इंसान था। वह अक्सर अलग अलग मंदिरों में जाकर अपने माता पिता के नाम से दान पुण्य किया करता था। किशन के मम्मी पापा एक बार यात्रा के समय रोड दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए किशन हर साल उनकी बरसी पर उनकी याद में किसी न किसी मंदिर में दान पुण्य करने के लिए जाया करता था। किशन सीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। किशन को हफ्ते में एक दिन अपने दोस्तों के संग मौज मस्ती करना, मूवी देखना बहुत पसंद था। किशन का फाइनल ईयर के दौरान ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट पद पर उसे जॉब मिल गई थी और सप्ताह का आखिरी दिन यानी रविवार वह अक्सर अपने दोस्तों के संग में बिताया करता था। लेकिन आज किशन के मम्मी पापा की बरसी थी, इसीलिए वह सालासर दरबार में दर्शन करने के लिए आया था। जब सालासर मंदिर के दर्शन कर बाहर निकला तो थोड़ी ही दूरी पर उसकी नज़र बरगद के पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर उसे एक तेज और आकर्षण सा महसूस हुआ। शायद उसे हर बूढ़ी औरत में अपनी दादी ही नजर आती थी। वह दूर खड़ा हुआ उस बूढ़ी अम्मा को बस देखे जा रहा था। फिर किशन से रहा न गया और उसने बूढ़ी अम्मा के पास जाकर उनसे कहा, अम्मा कुछ खाओगी? मेरे पास सालासर बाबा का यह प्रसाद है, थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने किशन की ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। किशन ने झट से आधा प्रसाद अम्मा को दे दिया और आधा स्वयं अम्मा के पास बैठकर खाने लगा। प्रसाद खाते खाते किशन से रहा न गया और उसने अम्मा से पूछा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं? आपका घर कहाँ है और इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हुई हैं? बूढ़ी अम्मा ने प्रसाद खाकर ठंडी सांस लेते हुए कहा, बेटा अब तो यही पेड़ ही मेरा बसेरा है। इससे पहले मैं जयपुर में रहा करती थी। वहाँ मेरा अपना एक शानदार सा बंगला है। मेरे पति के स्वर्गवास के बाद 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे अपनी बहू की आंखों में मैं चुभने लगी। बूढ़ी माँ को बोझ समझकर एक दिन बेटा मुझसे बोला, माँ बहुत दिनों से मेरा सालासर जाकर दर्शन करने का बड़ा ही मन है। चलो ना माँ, हम लोग सालासर बाबा के दर्शन कर आते हैं। हम लोग ट्रेन में बैठकर मंदिर में पहुँचे और इसी पेड़ के नीचे बेटे ने मुझे बिठाया और कहा, माँ मैं पूजा का सामान और प्रसाद लेकर आता हूँ। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप यहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करें। और आज पूरे 20 दिन हो गए हैं अपने बेटे का इंतज़ार करते करते। ना तो बेटा आया, ना उसकी कोई खबर। पूरा दिन गुजारने के बाद मुझे समझते देर नहीं लगी कि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहाँ पर सालासर बाबा के चरणों में छोड़कर चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह निकले। आज इतने दिनों के बाद किसी ने उनसे उनका हालचाल पूछा था। बूढ़ी अम्मा की दर्द भरी दास्तान सुनकर, उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर किशन के मन में उनकी स्वर्गवासी दादी माँ की छवि उसे बूढ़ी अम्मा की आंखों में दिखाई देने लगी, क्योंकि किशन अपने माता पिता
के बिना घर उसका खाने को दौड़ता था, इसलिए वह अपना ज़्यादातर समय ऑफिस और अपने दोस्तों के संग ही बिताया करता था। उस बूढ़ी अम्मा को देखकर किशन को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी दादी का स्पर्श मिल गया हो। किशन ने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना ही खून, मेरा अपना ही बेटा, जिसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जब वह ही मुझे रखना नहीं चाहता तो तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? रहने दे बेटा, मुझ पर इतनी दया मत दिखा। अब जीवन ही कितना बचा है। मेरा यही बाबा के चरणों में रहकर मैं अपना सारा जीवन काट लूँगी। तभी किशन ने कहा, अम्मा, मेरे माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे और मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपकी शक्ल और बोलने का अंदाज बिल्कुल मेरी दादी माँ से मिलता है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, उल्टा मुझे एक सहारा मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे मेरी दादी दोबारा मिल गई हो। अपने खाली घर में वापस से मुझे घर लौटकर आने का एक बहाना मिल जाएगा। जब मैं घर आऊँगा तो कम से कम इस सूने घर में देखने के लिए एक सूरत तो होगी। आपसे अगर बन सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लिया करना। आपको रहने को घर मिल जाएगा और मुझे मेरी दादी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। अम्मा ने कहा, बेटा, यह तुम्हें पल दो पल का मोह अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा, 1-2 दिन की बात नहीं है। कुछ समय बाद अगर मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो भला फिर मैं कहाँ जाऊंगी? किशन बोला, आंखों में आंसू भरकर अम्मा का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े प्यार से कहता है, अम्मा, क्या माँ बाप भी कभी किसी को बोझ लगते हैं? और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सर से माँ बाप का साया हट जाता है। मुझे मेरी दादी बहुत ही प्यारी थी और मेरे पापा मम्मी भी दादी को बहुत प्यार करते थे। आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी मम्मी और दादी की बहुत याद आती है। मैं आज अपनी दादी की छवि आप में देखता हूँ। मेरा विश्वास कीजिए अम्मा, मैं आपको कभी बोझ नहीं समझूंगा। किशन का इतना प्यार देखकर, अपनापन देखकर अम्मा का गला रुध गया और आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ और बोल ही नहीं पाई। किशन ने अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मा, शाम होने को है, अब अपने घर चलते हैं। बूढ़ी अम्मा ने बड़े ही प्यार से किशन की ओर देखा और सालासर बाबा की इच्छा समझकर किशन के संग सालासर बाबा के दर्शन करके उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ घर चली आई। अब अम्मा को किशन के संग रहते रहते पूरे 6 महीने बीत चुके थे। अब किशन भी हर रोज ऑफिस का काम जल्दी निपटा कर घर आने लगा था। बूढ़ी अम्मा रोज उसके लिए खाना बनाकर उसके ऑफिस से आने का इंतज़ार करती थी। आज रोज रात को सोते वक्त उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरती थी। सुबह सुबह किशन के उठने से पहले ही रोज अम्मा जी भगवान की पूजा कर लिया करती थी और किशन को नाश्ता, खाना पीना सब बनाकर रख दिया करती थी। बूढ़ी अम्मा को यदि एक घर मिला तो किशन को दादी माँ का सच्चा प्यार मिला। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। दोस्तों, तभी तो कहा जाता है, रिश्ते खून से नहीं प्यार से बनते हैं। आज किशन और बूढ़ी अम्मा का खून का रिश्ता ना होते हुए भी वे दोनों ऐसे रहते हैं जैसे सगे माँ बेटे। अब किशन की लाइफ ढंग से सेटल हो चुकी थी। एक दिन किशन रात को काफ़ी देर से सोया था। जब उसके ऑफिस जाने का समय हुआ, लेकिन तब तक वो नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक से किशन ने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे लगा कि उसकी माँ आकर उसे दुलार कर रही है। दोबारा से ठंडी उंगलियों का स्पर्श अब उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसने आंखें खोली। सामने देखा तो बूढ़ी अम्मा पूजा करके आने के बाद अपने गीले हाथों को फूलों की खुशबू भरे हाथों से उसके माथे पर उसके बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ आकर उसे दुलार से जगाया करती थी। किशन ने अम्मा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया
और उसे अपने होठों से चूमकर फिर माथे से लगा लिया। उसका हाथ अपने आप अम्मा के पैरों पर जा पहुंचा और अम्मा का हाथ अपने आप उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर जा पहुंचा। आंखें बंद कर कुछ गुदगुदाकर अम्मा ने भगवान से प्रार्थना की और बोली, बेटा उठो, ऑफिस जाने का समय हो गया है। कृष्ण बोला, अम्मा, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री डालने का निर्णय लिया है। अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बस जल्द से जल्द अम्मा इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। दोपहर को 1 बजे फैक्ट्री की पूजा आपके हाथों से होनी है। आप तैयार रहना। बेटा, खुद का धंधा तो खुद का धंधा ही होता है। आज तुमने सही फैसला चुना है। भगवान के आशीर्वाद से और तुम्हारी मेहनत से देखना, एक दिन तुम इस छोटी सी फैक्ट्री को बड़ी फैक्ट्री में तब्दील करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। यह कहते हुए बूढ़ी अम्मा की आंखों में आशा के नए दीपक जल उठे। बूढ़ी अम्मा के आशीर्वाद से किशन ने फैक्ट्री की शुरुआत की और 1 साल हुआ ही था कि फैक्ट्री की ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ने लगी। अच्छी क्वालिटी और वहाँ से जुड़े लोगों की मेहनत के कारण काम बहुत तेज़ी से हो रहा था। किशन अब एक नई और फैक्ट्री की शुरू करने का सोच रहा था। किशन दिनों दिन और भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। इसलिए एक दिन बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, सिर्फ जीवन में पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत होगी। क्यों ना किसी एक अच्छी सी लड़की से तुम्हारी शादी कर दी जाए। अरे अम्मा, इस भागदौड़ भरी जीवन में यह सब सोचने का कभी समय ही नहीं मिला। अम्मा की बातें सुनकर किशन की निगाहों में तुरंत कीर्ति की तस्वीर उभर आई। कीर्ति उसके चाचा की बेटी की सहेली थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में शायद यही नौकरी कर रही थी। किशन ने उसकी मुलाकात कभी कभार हो जाया करती थी। उसका स्वभाव शालीनता भरा हुआ था, जो किशन को काफ़ी पसंद था। किशन की बात ही सुनकर अम्मा और किशन कीर्ति के घर गए और शादी का प्रस्ताव दिया। कीर्ति के पापा ने तुरंत हाँ कर दी और कीर्ति दुल्हन बनकर अगले महीने ही किशन के घर आ गई। किशन जितना प्यार अम्मा जी को करता था, उतना ही वह कीर्ति के गुणों के कारण उससे करता था। अब अम्मा ने घर में उसकी माँ का स्थान ले लिया था। ना जाने कैसे अम्मा जी उसकी दिल की हर बात जान लिया करती थी और उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना ही पूरा कर दिया करती थी। समय बीतता गया। किशन के घर में एक बेटा गोलू और एक बेटी परी, 2 नन्हे फूलों ने जन्म लिया। अब वह बूढ़ी अम्मा सचमुच में दादी अम्मा बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी किशन और कीर्ति नहीं, बल्कि गोलू और परी थे। अब अम्मा का बिस्तर गोलू और परी के कमरे में लगवा दिया गया था। बच्चे दोपहर का खाना बिना दादी के हाथों से ही खाया करते थे। यदि बच्चे अपनी मम्मी पापा के संग बाजार जाते तो जिद करके दादी को भी साथ लेकर जाया करते थे। कीर्ति और किशन भी अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर एकदम बेफिक्र हो चुके थे। किशन अब एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसे कीर्ति के रूप में एक अच्छा जीवन साथी मिल चुका था। इस वजह से उसका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। अब उसकी फैक्ट्री देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खूब धूम मचा रही थी, जिसमें ना जाने कितने कर्मचारी काम किया करते थे। उधर अम्मा जी का एक बेटा आलोक, जो अम्मा जी को दर्शन कराने के बहाने से सालासर मंदिर में छोड़कर आ गया था, घर जाते समय अत्यंत अपराध बोध से ग्रस्त थे। अपनी बूढ़ी लाचार माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे बार बार अंदर तक कचोड़ रहा था। अपने घर के कलह से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ को बेसहारा छोड़ दिया था। उसने सुखी जीवन जीने के लिए माँ को तो छोड़ दिया था, लेकिन उसका अंतर्मन अंदर से हाहाकार कर रहा था। अपनी इस बात को वह किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब घर में उसकी पत्नी का एकमात्र राज चल रहा था। घर के खर्च और दुकान से फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालना उसकी अच्छी इच्छा अनुसार होने लगा था। अनाप शनाप तरीके से बिजनेस से पैसे निकालने के कारण धीरे धीरे जमा हुआ व्यवसाय अब घाटे में जाने लगा था और कुछ समय बाद तो दुकान पर ताला ही लग गया। आलोक की दुकान बंद होने के बाद कुछ दिन बहुत ही कठिनाइयों से गुजरे। अब आलोक और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव पता चलने लगा।
फिर आलोक के किसी दोस्त ने, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपनी सिफारिश से उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह से आलोक की गाड़ी फिर से चलने लगी। एक बार ठोकर खाने के बाद अब आलोक कंपनी में बहुत ही मन लगाकर काम किया करता था। बुद्धिमान तो वो था ही, मन लगाकर काम करने के कारण फैक्ट्री में उसे उचित सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। आलोक की कंपनी में स्थापना की सालगिरह का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। सभी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के आधार पर पुरस्कार वितरण होना था। आलोक एक मेहनती एम्प्लॉय था, इसीलिए उसे भी पुरस्कार मिलने वाला था। यह पुरस्कार उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि को पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ। वह पहली बार था जब जयपुर के एम्प्लॉय अपने मालिक यानी कि फैक्ट्री के मैनेजर डायरेक्टर से रूबरू होने वाले थे। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी मां और बच्चों के साथ प्रोग्राम में आए थे। प्रोग्राम शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए मैनेजर डायरेक्टर को बुलाया गया। मैनेजर डायरेक्टर स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, आज हमारी कंपनी जिस ऊंचाई पर है वह सब हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है, अम्मा जी की प्रेरणा से है। मैं यह पुरस्कार वितरण करने का सही अधिकारी नहीं हूँ। मैं अम्मा जी से अनुरोध करता हूँ, कृपा कर वे स्टेज पर आएं और अपने हाथों से हमारे सभी कर्मचारी भाइयों को पुरस्कार वितरित करें। जैसे ही अम्मा जी स्टेज पर आईं और उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली, वे अपनी आंखें पहुँचते हुए स्टेज पर गईं और सभी प्रतियोगिताओं के नाम एक एक करके घोषित किए गए और अम्मा जी उन्हें एक एक कर पुरस्कार देती गईं। तभी एक नाम अनाउंस हुआ और वह नाम था आलोक। अम्मा जी के चेहरे पर यह नाम सुनकर ना जाने कितने भाव आ गए। सामने से आने वाला व्यक्ति कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। फिर अम्मा जी ने ध्यान से देखा तो सचमुच वह उनका बेटा आलोक ही था, जो उन्हें धोखे से मंदिर के बाहर छोड़कर भाग गया था, जिसे फिर कभी अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल तक नहीं आया। तभी अम्मा जी सोचने लगी, अरे मैं तो कब की तड़प तड़प कर इस नालायक के चक्कर में मर चुकी होती, अगर मेरा बेटा किशन मुझे अपने घर ना ले गया होता। अम्मा जी के चेहरे पर प्यार और नफरत एक साथ उभर आए थे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया तेजी से घूम रही हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हाथों को संभाला। अम्मा जी ने बिल्कुल औपचारिकता की तरह आलोक को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अब आलोक अम्मा जी से पुरस्कार ले रहा था। तब उसने गौर से देखा, पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखते ही आलोक के होश उड़ गए। उसके तो जैसे पसीने ही छूटने लगे। उस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे काटो तो खून नहीं। वह झट से अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन उसकी माँ है। आलोक ने हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा, माँ चलो अपने घर चलो। तभी बूढ़ी अम्मा ने गुस्से में कहा, किसकी माँ और किसका घर? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर भाग गया था। आज के बाद ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे हो। यह कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़कर अपनी सीट पर जाकर बैठ गईं। आलोक माफ़ी मांगता रहा, लेकिन उसकी तरफ अम्मा जी ने देखा तक नहीं और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अम्मा जी किशन के साथ वापस चली गईं। आलोक अपनी माँ का बहुत ही लाडला था, लेकिन अपनी पत्नी के मोह प्यार में आकर उसने अपनी बूढ़ी माँ से विद्रोह कर लिया। अब उसकी माँ उसकी आंखों में खटकने लगी थी। पत्नी के झूठे प्रेम में पड़कर उसने अपनी माँ का अपमान किया, यहाँ तक कि ना जाने कितनी बार उनसे अपनी माँ पर हाथ उठाया। एक दिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर उसने अपनी माँ को अपने ही पैरों से चप्पल उतारकर इतना मारा कि बूढ़ी अम्मा उस बात को कभी भूल नहीं पाई। यह बात अब आलोक को अंदर ही अंदर कचोड़ रही थी। क्यों उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को मारा?
क्यों उसे अपनी माँ को दर्शन कराने के बहाने मंदिर के बाहर बेसहारा छोड़ा। माँ को इस तरह असहाय छोड़ जाने के बाद आलोक एकदम से बेसहारा हो गया और उसका मन उसे हर पल इस अपराध के लिए कचोटता रहा। आज वह जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस फैक्ट्री की मालकिन उसकी माँ थी। आज इस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो वह यह सब देखकर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घर अपेक्षा और उसके पाप करने के कारण उसके दिल में बहुत बड़ा घाव हो चुका था। उसे हर पल अपनी माँ की याद आती रहती थी। उसे अपनी करतूत नासूर बनकर उसके दिल और दिमाग में नोचती रहती थी। वह अपने दुख को ना तो अपनी पत्नी को बता सकता था और ना ही अपने दोस्तों को। छुट्टी का दिन था, उसके ऑफिस की आज छुट्टी थी। आलोक अपनी पत्नी के साथ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए गया। जैसे ही वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए कर्म के लिए उस पर हंस रहे हो। घबराकर उसने आंख खोली और पूजा पाठ करके मंदिर से घर की ओर स्कूटर लेकर निकल पड़ा। आलोक के दिलो दिमाग में सिर्फ अपनी माँ का ही ख्याल चल रहा था। अपराध बोध से ग्रस्त आलोक के सामने से आई ट्रक को वह देख नहीं पाया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक में जा टकराया। आलोक और प्रिया ट्रक में उलझे हुए स्कूटर के साथ घसीटते चले गए। अंत में वह ट्रक का पहिया आलोक के पैरों के ऊपर से होता हुआ गुजर गया और उसके पैरों का कचुम्बर निकल गया तथा आलोक की पत्नी एक का एक हाथ और एक पैर नीचे दबकर हमेशा के लिए अलग हो गया। जब होश आया तो प्रिया दहाड़े मारकर रोने लगी। घर पर दोनों बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं था। प्रिया के मायके से उसका भाई आया। उसका भाई भी अपनी बहन के पास कुछ दिन रहकर और कोई झूठा बहाना बनाकर वापस चला गया। आलोक का दोस्त जो उसके साथ फैक्ट्री में काम किया करता था, उसने सारी घटनाक्रम की जानकारी अपने मैनेजर को दी। मैनेजर ने फ़ोन से पूरी जानकारी फैक्ट्री के मालिक किशन को दी। जब किशन फ़ोन पर मैनेजर से बात कर रहा था तो अम्मा जी वहीं टेबल पर बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। आलोक का नाम सुनकर उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने किशन से पूछा, क्या हुआ बेटा? तो किशन ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय जिसका नाम आलोक था, आज उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। यह सुनकर अम्मा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अम्मा जी को रोता हुआ देखकर किशन ने अम्मा जी से उनके रोने का कारण पूछा तो अम्मा जी ने सारी बातें बताई। बेटा, आलोक कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा है। यह सुनकर किशन ने कहा, अम्मा जी, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। उसने जैसा कर्म किया था आज उसे उसका फल तो मिलना ही था। लेकिन अम्मा जी का दिल अपने बेटे से मिलने के लिए कचोट रहा था। उसके बच्चों के लिए अम्मा जी का दिल रह रहकर अपने नाती पोतों के लिए दुख से भर गया था। अम्मा जी ने कृष्ण से कहा, बेटा, मैं जाकर अपनी बहू और पोते बेटे के पास कुछ दिन रहकर उनकी देखभाल कर कर वापस आ जाऊंगी। अम्मा जी के रोते हुए चेहरे को देखकर किशन ने हामी भर दी और उन्हें ढेर सारे पैसे देकर अम्मा जी को विदा किया। अब अम्मा जी अपनी बहू बेटे के पास गई। बहू अस्पताल में भर्ती थी और बेटा आईसीयू में। अम्मा जी ने अपनी बहू और बेटे की खूब सेवा की, उनके बच्चों को संभाला, दिन रात उनका ख्याल रखने लगी। फिर कुछ पैसे जो कृष्ण ने दिए थे, उन पैसों की मदद से अम्मा जी ने दुकान को वापस खड़ा किया और अम्मा जी की किस्मत से दुकान फिर से चल पड़ी। इस तरह किशन ने भी अम्मा जी की खूब मदद की। अम्मा जी की कड़ी मेहनत और किशन के पैसे के बलबूते आलोक का कारोबार चमकने लगा। अम्मा जी ने अपने बेटे की गृहस्थी पूरी तरह से व्यवस्थित कर दी थी। अब उनकी बहू बेटे अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आए तो उन्होंने अपनी अम्मा जी से माफ़ी मांगी। अपने किए के लिए बहुत ही शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, अम्मा जी, आपको मैं घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप तो हमारे घर की लक्ष्मी हैं। आज आप हमारे घर लक्ष्मी बनकर आई हैं। अगर आज आप ना होती तो शायद हम भी ना होते। अम्मा जी, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। दिन रात आपका इतना अपमान किया।
आपके बेटे से आपको पिटवाया। शायद भगवान ने हमारी किए की यही सज़ा हमारे लिए तय की थी, तभी तो हमें हाथ पैरों से लंगड़ा कर दिया। दोनों बेटे बहू अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। बहू ने कहा, अम्मा जी अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे किए की सज़ा तो मुझे भगवान ने दे दी है। अम्मा जी ने सच्चे दिल से अपने बहू बेटे को माफ़ कर दिया और कुछ दिन अपने बहू बेटे और पोता पोती के संग रहने के बाद अम्मा जी ने कहा, बहू तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो चुकी है, अब तुम अपनी गृहस्थी आराम से संभाल सकती हो और आलोक तुम दुकान पर बैठकर दुकान आराम से चला सकते हो। अब मेरा तुम्हारी गृहस्थी में कोई काम नहीं है। मेरा बेटा किशन कितने दिनों से मेरा इंतज़ार कर रहा है और मुझे उसके पास जाना चाहिए। यह कहकर अम्मा जी अपना सूटकेस तैयार करने लगी, लेकिन जब उनकी बहू प्रिया ने उन्हें जाने से रोकना चाहा तो अम्मा जी ने कहा, बेटा मेरा बेटा मेरे ऊपर अपनी जान छिड़कता है, अब वही मेरा बेटा है। मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, अब मुझे जाने दो। इतना कहकर अम्मा जी अपना सूटकेस उठाकर जैसे ही बाहर निकली, किशन बाहर गाड़ी लेकर उनका इंतज़ार कर रहा था। किशन अम्मा जी को दोबारा से अपनी ज़िंदगी में पाकर बहुत खुश था। किशन के बच्चे भी अपनी दादी को खूब प्यार करते थे। उनका जीवन उनकी दादी के साथ खुशियों से भर गया था। दोस्तों, बेटा ना होते हुए भी किशन ने एक बेटे का फ़र्ज निभाया, तो अम्मा जी ने अंत समय में अपने बेटे के पास ना रहकर किशन के पास रहने का जो फैसला लिया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे ही ऐसे किसी कहानी के संग। जय श्री राम।